हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड देयर प्राउड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुरु कृपा की डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एमसीसी ने अपनी जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है उसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे कि आप सब ने रीनीट दिया, फिर आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, फिर आपने सोचा बस अब मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आपकी वो वेटिंग जो है वो अब ओवर हो चुकी है। एमसीसी ने अपनी काउंसलिंग जारी कर दी है। 4 अगस्त से एमसीसी अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे सब डिस्कस करेंगे कि क्या शेड्यूल है, किस तरह से आपको काउंसलिंग करना है, किस तरह से आपको अपनी सीट अलॉटमेंट होगा। तो बहुत सारा कुछ बदलाव आया है इस बार कि लास्ट ईयर 2025 की काउंसलिंग शेड्यूल और 2026 की काउंसलिंग शेड्यूल में कुछ एक बदलाव किया है एमसीसी ने। और वो बदलाव क्या है, किस तरह की क्या चेंजेस उन्होंने किया है, किस तरह की लैंग्वेज की चेंजेस किया है, वो सारी चीज आज अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि आप घर बैठे भी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को समझ सकें और आपको अपना बेस्ट कॉलेज, जो आपकी रैंक में जो आपका बेस्ट कॉलेज है, वो आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, इसी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए मैं पूरी अपनी जो आपका शेड्यूल है, सबसे पहले तो मैं आपको शेड्यूल को पूरा का पूरा डिस्क्राइब करती हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसमें क्या, सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं कि 4 अगस्त। तो 4 अगस्त में क्या होगा, 4 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगा। एमसीसी अपनी जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है वो जारी करेगी। तो एमसीसी अपनी सीट मैट्रिक्स पहले 4 अगस्त से जारी करेगी। काउंसलिंग प्रोसीजर है वो 5 अगस्त से 12 अगस्त तक होगी। इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद अपनी काउंसलिंग का जो है चॉइस फिलिंग होता है। तो आप ध्यान रखना, 5 अगस्त से अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग नहीं होगी। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 6 अगस्त से। तो रजिस्ट्रेशन का टाइम उन्होंने दिया है 5 अगस्त टू 12 अगस्त 3 PM, 3 बजे तक आपकी जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो उसका पेमेंट है रजिस्ट्रेशन अमाउंट, वो आप 6 PM तक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आपके हाथ में जो सीट अलॉटमेंट, जो आपकी सीट की जो लिस्ट है, क्या क्या कौन सी सीट है, कहाँ पे उसकी क्या फी है, उस कॉलेज की क्या फी है, उस कॉलेज में क्या बॉन्ड है, तो गुरु कृपा वो आपको प्रोवाइड करेगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आपको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद 6 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद क्या होता है कि जब चॉइस लॉक का जो टाइम दिया है उन्होंने, चॉइस लॉक 12 अगस्त को 11 AM, पहले PM देते थे, अब मॉर्निंग में 11 बजे तक आपकी जो है चॉइस लॉक आप कर सकते हैं। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते तो वो लॉक अब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपको वैसे पैनिक होने की जरूरत नहीं, आपको 11 बजे के बाद क्या है, आपका सर्वर टाइम 11 बजे के बाद आपकी चॉइस अपने आप लॉक हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो है 13 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक सीट अलॉटमेंट की प्रोसीजर होगा। लेकिन अपना रिजल्ट आएगा 17 अगस्त। तो अपने को ध्यान देना है, 6 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक अपन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, साथ साथ काउंसलिंग जो चॉइस फिलिंग है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो रिजल्ट आएगा वो है 17 अगस्त। 17 अगस्त को अपना रिजल्ट आएगा और 18 अगस्त से लेके 22 अगस्त, ये जो अपने को 5 दिन मिलेंगे अपने को अपनी जो कॉलेज है उस कॉलेज में रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग जैसे करने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट्स के डेटा है तो 23 अगस्त तक हो जाएगा। तो इसमें क्या समझने की बात है बेटा, इस बार कुछ चेंजेस आए हैं एमसीसी की उसमें कि आपको सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है, और ये अपने लिए बहुत अच्छी भी बात है, पॉजिटिविटी भी है कि आपको पहले क्या होता कि 2025 में जो भी अपने को कॉलेज मिली, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 4 राउंड में अपने को जो काउंसलिंग में पार्ट लेना पड़ेगा। 4th राउंड तक काउंसलिंग चलेगी एमसीसी की। लेकिन फर्स्ट राउंड में जब मान लो किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया, तो पहले जैसे कॉलेज अलॉट हो गया, बच्चे को कॉलेज मिल गया, एमसीसी की साइट पे कॉलेज आपको अलॉटमेंट लेटर आ गया। अब आपको अगर वो कॉलेज लेना है तो आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, फिजिकली जाना पड़ता, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते है ना, उस कॉलेज की फी वगैरह आप डिपॉजिट करवाते और अपना जो कॉलेज की जो अपनी सीट आपको वहां कंफर्म करना पड़ता। लेकिन अब क्या है, अब की बार बिल्कुल कुछ चेंजेस आए और वो चेंजेस हमारे लिए बेनिफिट ये है कि फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज मिला, कॉलेज मिलने के बाद मैं उस स्टेट में गया, वहां मैंने मान लो उस कॉलेज में गया, कॉलेज में जाके मैंने डॉक्यूमेंट्स
जमा करवाया और वहां अपग्रेडेशन का विलिंगनेस डाला कि मुझे नेक्स्ट राउंड में इससे भी अच्छी कॉलेज अगर है तो मुझे वो चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, सेकंड राउंड में जब आपको कोई कॉलेज मिलती है तो आपको वापस वहां से जाके डॉक्यूमेंट्स लाके आपकी जो सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिली वहां आपको वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज सारी मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूंगी। पहले तो अपन इस जो शेड्यूल को है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है बेटा वो 24 अगस्त को सीट आएगी, टेंटेटिव जो भी सीट है, जो वैकेंट सीट है। यहाँ मैं एक चीज आपको ये बोलना चाहूंगी कि जो शेड्यूल आया है वो ऑल इंडिया की जो AIQ जो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होगी उसका आया, साथ में स्टेट की जो काउंसलिंग होगी उसकी भी आ गई। स्टेट की जो काउंसलिंग है वो 13 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग जो उनके इंटरनल काउंसलिंग है वो करेंगे। तो इसमें जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है इसके पहले आपकी स्टेट की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो हो जाएगी। तो यहाँ जो सेकेंड राउंड ऑफ MCC की जो काउंसलिंग है वो 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें टेंटेटिव जो सीट्स मैट्रिक्स आएगी वो 24 अगस्त को आएगी। उसके बाद आपके 25 से लेकर 29 अगस्त के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो है वो पेमेंट आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का पेमेंट जिसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाया वो सेकेंड राउंड में फिर से अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बेटा एक चीज बहुत ध्यान से सुनना कि आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में इन दोनों राउंड के लिए आप एक बार और आपकी जो काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो एक बार डिपॉजिट करनी है। दैट मीन्स फर्स्ट राउंड में आप अगर रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट कर रहे हैं तो सेकंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कॉलेज मिल रहा हो या आपको कॉलेज नहीं मिला हो, सेकंड राउंड में आप फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और वो जो डेट है वो है 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद अपना आता है कि 25 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें ये जो आपके 6 डेज है, 6 दिन आपको अपनी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर वही बात आ गया कि 2 सितंबर को आपका जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा और फिर 3 to 8 सितंबर को ये 6 दिन आपको रिपोर्टिंग के लिए आपको टाइम मिलेगा। और इस 6 दिन के अंदर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं या आपको ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट में बताऊंगी कि क्या फ्रीज और फ्लोट क्या है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी अपन इस डेट के बारे में डिस्कस करें तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा 2 सितंबर को। 2 सितंबर के बाद 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर के बीच में आप अपनी कॉलेज के डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद 9 सितंबर को आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो 10 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा। वही टेंटेटिव सीट आएगी लेकिन काउंसलिंग जो है वंस अगेन फिर मैं आपको बोल रही हूँ, मान लो किसी ने फर्स्ट राउंड में नहीं किया या सेकंड राउंड में नहीं किया तो थर्ड राउंड में फिर से वो अपनी रजिस्ट्रेशन नए तरीके से बच्चा कर सकता है। लेकिन जिसने एक बार राउंड में काउंसलिंग कर ली तो उसको रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं करना, हर राउंड के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। और 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक 3 बजे तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर को रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आपने 16 सितंबर को आपकी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है थर्ड राउंड की, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 18 सितंबर को। 18 सितंबर को रिजल्ट आने के बाद आपने देख लिया आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ, 19 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आपकी कॉलेज में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आइदर फिजिकल और ऑनलाइन आपको जो है डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद 27 सितंबर को वंस अगेन जो है आपका ये वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट का डेटा वो उनका जो है इंटरनल उनका डेटा वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग का। तो फोर्थ राउंड या फिर अपन इसको बोल सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। फोर्थ राउंड में क्या होगा, 27 सितंबर को सिट मैट्रिक्स आ जाएगी। सिट मैट्रिक्स आने के बाद क्या होगा, 28 सितंबर से 30 सितंबर 3 दिन आपको मिलेंगे। वंस अगेन जिसने अभी तक कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक, वो फोर्थ राउंड दैट मीन्स स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
कोई भी न्यू एंट्री मतलब न्यू कैंडिडेट की एंट्री इसमें रजिस्ट्रेशन फिर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बहुत ध्यान से कि आपकी जो ये रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है या आपका कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, इन सब चीज को बेटा आपको बहुत ध्यान से करना है। फिर 1 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर तक उनकी इंटरनल प्रोसेसिंग चलेगी। फिर अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो 3 अक्टूबर आएगा। 3 अक्टूबर को रिजल्ट आने के बाद फिर आपको 7 डेज फिर मिलेंगे। 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ होगा। तो ये अपना लास्ट राउंड, इसमें अपने फिजिकल वेरिफिकेशन ही होगा। तो इसमें जो आपको जो भी कॉलेज मिल रही है वो आपको लेना है। तो बेटा अभी मैंने ये शेड्यूल आपको बताया है। इसके बाद मैं आपको जो काउंसलिंग की प्रोसीजर क्या है, क्या तो अपने जो भी फ्रीजिंग का या फ्लोटिंग का क्या डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट अपन उस चीज के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देख सकते हैं आप, चेंजेस इन अलॉटमेंट रिपोर्टिंग अपग्रेडेशन एंड विड्रॉल एंड अलॉटेड सीट। ठीक, इसका क्या है कि आप अपने जो भी आपको अलॉटमेंट होगा, कोई भी सीट आपको अलॉटमेंट हो रही है, उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है, उसको आपके अपग्रेडेशन करनी है, उसको आपको विड्रॉ करना है या रेजिग्नेशन देना है, इस सब के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। जो एमसीसी के जो काउंसलिंग प्रोसेस है 2025 तक, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या है ऑनलाइन आप सबमिट नहीं कर सकते थे। कोई कॉलेज मिलती तो आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता, अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको लेके जाना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, स्टूडेंट्स की हैसल फ्री एडमिशन के लिए एमसीसी ने क्या किया है कि ये जो अपने पोर्टल पे डाल दिया कि दिस ईयर, इस साल क्या होगा कि बच्चे घर बैठ के ही अपनी काउंसलिंग का अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। दैट मीन्स उस स्टेट में या उस कॉलेज में जाके वहां रिपोर्ट फिजिकली नहीं करवानी। जब तक आप कब करवानी है, सबसे पहले है दो आपके डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। क्या कैटेगरी, एक तो फ्रीज कैटेगरी, एक होते हैं फ्लोट कैंडिडेट्स। एक होते हैं फ्रीज कैंडिडेट्स, एक होता है फ्लोट कैंडिडेट्स। फ्रीज कैंडिडेट्स का मतलब क्या है, फ्रीज कैंडिडेट्स का मतलब है नो अपग्रेडेशन, मुझे अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। मान लो किसी स्टूडेंट ने एसएमएस, राजस्थान का कोई बच्चा और उसको राजस्थान की टॉप कॉलेज एसएमएस एआई ऑल इंडिया के थ्रू उसको मिल गई। अब उसको राजस्थान से ऊपर उसको अभी कोई कॉलेज नहीं चाहिए, उसका एसएमएस उसकी जो है ड्रीम कॉलेज से उसने एसएमएस में एंट्री फ्रीज कर देगा। दैट मीन्स अगर उसने फ्रीज कर दिया कि मुझे मेरी चॉइस की कॉलेज मिल गई, मुझे कोई भी अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, तो स्टूडेंट क्या करेगा, अपने फ्रीज कैंडिडेट माना जाएगा। फिर उसको क्या करना है, उसको अपनी डॉक्यूमेंट्स क्या है, फिजिकली उसको अपनी कॉलेज में जाके, फिजिकली अलॉटेड कॉलेज में जाके फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स वहां वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा हो जाता है फ्लोट कैंडिडेट्स, विलिंग टू अपग्रेड। इसमें 2 तरीके के कैंडिडेट होते हैं। फ्लोट कैंडिडेट क्या होता है कि मुझे कॉलेज मिल गई, कॉलेज मिलने के बाद मुझे क्या होना है, मुझे अपग्रेड करवाना है कि मुझे उस कॉलेज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैं मेरी इसके ऊपर अपर चॉइस में जाना चाहता हूं। तो जब वो अपर चॉइस में जाना चाहते हैं, विलिंग टू अपग्रेड, तो उस कैंडिडेट को क्या करना है, उसको फिजिकली प्रेजेंट, अपनी जो अलॉटेड कॉलेज है फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना है उस, तो उसमें क्या एमसीसी की काउंसलिंग में वो अपग्रेडेशन करवाने के लिए क्या करेगा, वो अपनी ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करेंगे। ऑनलाइन जब उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, उसके बाद वो उसमें अपनी विलिंगनेस दे देंगे कि मैं अपग्रेड करवाना चाहता हूं, मतलब इसके ऊपर की जो मेरी चॉइस है। फिर वो कैंडिडेट क्या होगा, वो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में या सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ ये आपको जरूर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलती है। तो फ्रीज कैंडिडेट वो होते हैं जिनको कॉलेज मिल गई, उनको वही कॉलेज चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो फ्रीज कैंडिडेट माने जाएंगे। जिस कैंडिडेट को वही वो उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको उससे भी ऊपर वाली मतलब उसकी अपर चॉइस चाहिए, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो फ्लोट कैंडिडेट माना जाएंगे, विलिंग टू अपग्रेड। अब वो अपनी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही करेंगे, उसको वहां फिजिकली प्रेजेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, अब ये काउंसलिंग की प्रोसेस में फिर क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन अपने को करना है, उसकी फी पेमेंट करना, उसकी चॉइस फिलिंग करनी है। फिर कॉलेज जब रिजल्ट का डेट आता है, उसमें अपने को अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, उस साइट में जाके अपने को देखना है। जैसे अपन फिर से उसमें ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन नंबर या जो भी कुछ एमसीसी की साइट पे आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने को जाके देखना अपने को कोई कॉलेज अलॉट हुआ कि नहीं हुआ। कॉलेज अलॉट होने से उसके अलॉटमेंट लेटर अपने को डाउनलोड करना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या तो अपलोड करना है या वहां जाके फिजिकली प्रेजेंट करना है। आई थिंक यहाँ तक आप
आप सबको क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि स्टेप वाइज प्रोसेस काउंसलिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट होता है कि आपको मान लो किसी भी बच्चे को सीट अलॉटमेंट हो गया, इफ सीट नॉट अलॉटेड, फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, आपकी चॉइस नहीं मिली, और जब आपकी चॉइस नहीं मिली तो आप सेकंड राउंड में डेफिनेटली जाएंगे। जब आप सेकंड राउंड में जाते हैं तो आपको वापस रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन, आपको कॉलेज मिल गई तो आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको कॉलेज नहीं मिली तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जब आपको कॉलेज नहीं मिली तो नेक्स्ट राउंड में जब स्टार्ट हो जाएगा तब अपन क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में अपन चॉइस फिलिंग करेंगे, नो रजिस्ट्रेशन, ओनली चॉइस फिलिंग। आप अपनी फिर से अपनी पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपको अपनी सारी कॉलेजेस दिखाएंगे, उसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद मान लो आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गई। अब ये बच्चों ध्यान से सुनना, आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गई, कॉलेज मिलने के बाद आपकी चॉइस से कॉलेज मिली है तो आप उसको फ्रीज करना, फिर से वही है फ्रीज एंड फ्लोट। आप अगर उसको फ्रीज करना चाहते हैं कि मुझे ये कॉलेज मेरी पसंद की मिल गई तो आपको क्या करना, उसी कॉलेज में जाके फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। फ्रीज होते ही फिजिकली वेरिफिकेशन, फ्लोट रहने से आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मतलब वहां जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो सेकेंड राउंड में, लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गई आपकी चॉइस की और आप उसको छोड़ रहे हैं, आप उसको रिजाइन कर रहे हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं, आप उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते, यहाँ आपने जो रजिस्ट्रेशन और जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया वो आपको फॉरफिट हो जाएगा, सिर्फ वो फॉरफिट होगा और आप थर्ड काउंसलिंग में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सब में यहाँ क्या होगा कि प्रोसीड ऑफ फिजिकल ज्वाइनिंग में क्या होगा कि आपको अपने जो फिजिकली जिस कॉलेज में आपको कॉलेज मिलती है उसमें जाके अपन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे और उस कॉलेज में अपने आप को, अपनी जो आपको सीट मिल रही है उसका आपको अपनी विलिंगनेस दिखानी है और उस कॉलेज में आपको ज्वाइन कर लेना है। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि बच्चों की जो फ्लोट कैंडिडेट है, भाई आपको कॉलेज मिल गई, अब मैं फ्लोट कैंडिडेट की बात कर रही हूँ। मान लो जो फ्लोट कैंडिडेट है वो अपग्रेडेशन, जो फ्रीज हो गया वो तो कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन करवाएगा, और जो फ्लोट कैंडिडेट है जिसको अभी कॉलेज मिल गई उसको अपग्रेडेशन करवाना है तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे, उनके जो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवीसी के थ्रू होगा। जो डीवीसी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक कमिटी होती है, वो कमिटी उस जो नोडल ऑफिसर होता है वो नोडल ऑफिसर उस सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में ब्लर्ड कॉपीज, मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा वो ब्लर्ड है, पूरा अच्छी से विजिबल नहीं है, इनकरेक्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स कोई पुराना आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट डाल दिया तो इस तरह के, या फिर कोई मिसमैच आपकी कैटेगरी, आपने उसमें ईडब्ल्यूएस डाला लेकिन आपने ईडब्ल्यूएस की आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं की तो मिसमैच कैटेगरी, इस केस में, या कोई आपका मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज ने रिक्वायरमेंट दी है उस कॉलेज के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन हो गया या कोई रिजेक्शन हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, बेटा आपको टाइम भी मिलेगा और आपको एक एक टेन्योर, एक आपको 2-3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। उस टाइम के अंदर आपको फिर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, री अपलोड करवाने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। तो उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे और वो कंफर्म हो जाएगा फिर आपको क्या होगा, आपकी कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी। और अगर आपकी कॉलेज फिर से वो फ्रीज हो गई, मतलब आपने फ्रीज कर दिया, आप फ्रीज कैंडिडेट है, वहां से जाके आप फिर फिजिकली उसको वेरिफिकेशन करवाएंगे और अपनी कॉलेज को, आप अपनी सीट को कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद मान लो किसी को फर्स्ट में नहीं मिली, सेकंड में नहीं मिली और थर्ड राउंड में वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वही प्रोसीजर है, उसको रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करवाना। एक बार अगर उसने फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो वो सिर्फ थर्ड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग ही करेंगे। लेकिन जिसने कहीं भी अपना काउंसलिंग नहीं करवाया और वो थर्ड राउंड में एंट्री लेना चाहते हैं तो वो फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसकी डेट और सारी चीज मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद थर्ड राउंड में अगर उसको कॉलेज मिल गई, किसी भी कैंडिडेट को कॉलेज मिल गई तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी है कि वो अपनी जो उसको कॉलेज मिली है उसकी फाइनल कॉलेज है, उसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा बेटा। उसके बाद फोर्थ राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होता है कि थर्ड राउंड में float candidates of round 1 and round 2 who did not get any upgradation वही जाएगा
थर्ड राउंड में या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो थर्ड राउंड में उन बच्चों को जो है कॉलेज मिली, जिसको फर्स्ट सेकंड में नहीं मिली, वो उसको फ्रीज करना पड़ेगा, उसको वो कॉलेज लेना है। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक वो बच्चे को अगर कॉलेज मिल गई कहीं, तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। स्ट्रे वैकेंसी में वही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा जिसको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिली है। अब अपन सीट विड्रॉल, मतलब आपको अगर सीट विड्रॉ करना है, आपको नहीं लेना है, तो फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड मत करिए। लेकिन सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गई, तो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा रहे और उसमें आपको कॉलेज नहीं लेना, तो आपको थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। थर्ड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स न्यू सिक्योरिटी डिपॉजिट। सपोज कि आप ओबीसी कैंडिडेट है और आपने 500 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा किया था, डिपॉजिट करके आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, 5000 का आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी और आपने चॉइस फिलिंग कर रहे। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल चुकी है और आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब आप वहां कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर रहे, आप उसको इग्नोर करेंगे, आप उसको नहीं जाना, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो है वो दोनों फी 500 रजिस्ट्रेशन एंड 5000 जो आपकी सिक्योरिटी है, वो दोनों फॉरफिट हो जाएगी। फिर आप थर्ड राउंड में नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाती है, फिर उसमें आपको वो कॉलेज लेनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आप फिर स्ट्रे वैकेंसी में नहीं जा सकते। आप वो कॉलेज छोड़ सकते हैं, तो आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आप अपनी जो स्टेट की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है फ्रीज कैंडिडेट, ऑलवेज ध्यान रखना, फ्रीज अगर कर दिया तो फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट करना पड़ेगा। फ्लोट कैंडिडेट्स क्या करना पड़ेगा, वो अपनी सीट को जब रिजाइन करेंगे तो अपनी जो है विड्रॉल, वहां पे वो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने एक सीट सरेंडर कर दी, तो वो सीट आप, ऐसा नहीं है कि मैंने सरेंडर कर दी और मुझे वो सीट मेरे लिए रहेगी। ये भी ध्यान रखना, एक बार अगर आपने अपग्रेडेशन में डाल दिया, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली और आप अपग्रेडेशन में डाल दिए कि विलिंग टू अपग्रेड, और आप एक फ्लोट कैंडिडेट बन गए, आपको सेकेंड राउंड में दूसरी अच्छी जो आपकी चॉइस की कॉलेज मिल गई है, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट राउंड आप सोचोगे मेरी फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज अच्छी थी, मैं उसी में जाऊंगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो सीट है वो किसी दूसरे कैंडिडेट को वो अलॉट हो चुकी है। तो आपको बहुत ध्यान से अपनी जो है चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है। आप चाहे टाइम ले लो, क्योंकि एमसीसी बहुत अच्छा आपको टाइम दे रही है और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा डिसीजन लेने का, चॉइस फिलिंग करने का, है ना। तो इस तरह से अब अपन क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म और फी की जो है, तो एक काउंसलिंग की क्या तो इसकी फी है, क्या इसका एप्लीकेशन है। तो दो तरह की कैंडिडेट होते हैं, एक तो डीम्ड, ऑल इंडिया डीम्ड कैंडिडेट, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है, जो डीम्ड कॉलेजेस है, उसकी जो है फी जो है, एप्लीकेशन फी जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी है वो है 5000, और जो आपकी सिक्योरिटी, जो काउंसलिंग की जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अमाउंट है वो है 2 लाख। ये रिफंडेबल है, लेकिन ये जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 5000, ये रिफंडेबल नहीं होती है। तो 2 लाख जो है आपका, अगर आप डीम्ड के लिए करवाना चाहते हैं तो आपको 5000 रजिस्ट्रेशन का अमाउंट डिपॉजिट करना है और 2 लाख आपको अपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट के लिए जाना चाहते हैं, आप डीम्ड के लिए नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की आप अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज है रजिस्ट्रेशन चार्ज। जो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फी है वो है 1000, और जो उसकी सिक्योरिटी जो अमाउंट है वो है 10000। दैट मीन्स 11000 उसको डिपॉजिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन। और अगर अपन SC ST OBC या PWD कैंडिडेट है, तो उस जगह अपने को क्या करना है, उस जगह अपनी 500 रजिस्ट्रेशन फी है और 5000 क्या है कि सिक्योरिटी मनी, वो तो उनको करना पड़ेगा। 1500 रुपीज जो है वो उनका चार्ज लगेगा। और उसके बाद क्या है कि अगर मान लो एक बच्चों का ये डाउट आता है कि मैम अगर मान लो हम डीम्ड में भी जाना चाहते हैं और हम गवर्नमेंट काउंसलिंग भी दोनों की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों के लिए करना चाहते हैं, तो क्या हमें दोनों की फीस अलग अलग डिपॉजिट करनी पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं।
उसमें जो हायर जो फी है वो आप डिपॉजिट करेंगे। अगर आप दोनों की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपीज जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट एंड 2 lakhs, इसमें आपके दोनों का पोर्टल खुल जाएगा, गवर्नमेंट का और ऑल इंडिया की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उन दोनों का पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने फी की, आपको मैंने रजिस्ट्रेशन, आपको पूरी शेड्यूल आपको डिस्क्राइब कर दिया। फिर उसके बाद फ्रीज एंड किस तरह से आपको कॉलेज में इसको आपको पूरा आपको हैंडल करना पड़ेगा, फ्रीज एंड फ्लोट, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी से डिटेल में समझा दिया। अब मैंने आपको फी के बारे में भी पूरा समझा दिया कि रजिस्ट्रेशन फी क्या है। तो एक बार अपन इसको जो एमसीसी के जो फ्लो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन एक बार इसको और अच्छी से समझ लेते हैं। राउंड 1 में मान लो किसी बच्चे को सीट अलॉट होता है, राउंड 1 में सीट अलॉट हो गया तो उस बच्चे को वो अपग्रेडेशन करना मतलब वो अपग्रेडेशन उसके ऊपर वाली चॉइस में जाना चाहता है तो डेफिनेटली वो अपनी विलिंगनेस वहां दिखाएगा कि अगर वो जाना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा, वो एक फ्लोट कैंडिडेट होगा। अगर वो नहीं जाना चाहता, मुझे अपनी पसंद की कॉलेज मिल गई, मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो वो एक फ्रीज कैंडिडेट माना जाएगा। वो उस कॉलेज में जाके फिजिकली रिपोर्ट करेगा और उसकी वहां जो वो सीट कंफर्म हो जाएगी। दूसरी है कि अगर आप करते नहीं मुझे अपग्रेड करवाना तो वो फ्लोट कैंडिडेट माना जाएगा। फिर राउंड 2 में वो फिर से अपनी चॉइस फिलिंग करेगा, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वंस अगेन दोबारा नहीं करनी। यहाँ वो उसको सीट अलॉट हो गई, सीट अलॉट होने के बाद वो अपनी, अगर वो फ्रीज कर रहा है तो वो अपनी उसी कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएगा। अगर वो अभी भी फ्लोट कैंडिडेट की मैं थर्ड राउंड में फिर से अपग्रेड करवाऊंगा तो वो फ्लोट कैंडिडेट माना जाएगा। फिर फ्लोट कैंडिडेट क्या करेगा, वापस अपनी विलिंगनेस दिखाएगा और ऑनलाइन जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन हो गए। फिर उसको है जो थर्ड राउंड में उसको कॉलेज मिल गई, तो वो थर्ड राउंड में जब उसको कॉलेज मिलती है, थर्ड राउंड में कॉलेज मिलने के बाद उसको वो कॉलेज जो है बेटा वो लेनी पड़ती है। उस कॉलेज में जाके फिजिकली उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना पड़ेगा और अपनी सीट को कंफर्म करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज मैंने अभी आपको बता दी। अब जो मेन बात होती है कि बच्चों के कॉल आते हैं कि वैसे तो हमने आपको व्हाट्सएप के थ्रू या पहले भी हमने आपको इंटीमेट किया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, बहुत दिनों पहले हमने आपको सारी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। वंस अगेन मैं आपको फिर से एक बार इस पोर्टल के थ्रू बता रही हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट। सबसे पहले जो है आपका अलॉटमेंट लेटर, एमसीसी के थ्रू जो अलॉटमेंट लेटर आया है वो एमसीसी की पोर्टल पे आपको आपके अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। फिर आपको एडमिट कार्ड, जो एनटीए के थ्रू जो एडमिट कार्ड आपको जारी हुआ था, जिसके थ्रू आपने एग्जाम दिया था, वो एडमिट कार्ड। फिर आपका जो स्कोर कार्ड आया था एनटीए के पोर्टल पे, वो स्कोर कार्ड, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी या तो 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आपकी 10th की मार्कशीट भी वहां पे इक्विवेलेंट होती है। फिर आपकी 10th के सर्टिफिकेट, 10+2 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट है ये आपको देना पड़ेगा। फिर आपके 8 आपको अपने जो भी आपने नीट, जब आपने नीट दिया था तो जो आपने फोटोग्राफ्स उसमें आपने लगाई थी वही 8 फोटोग्राफ चाहिए। उसके साथ आपकी आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपने अपनी आइडेंटिटी की प्रूफ जो आपने दिया था वो आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड ही देते हैं अपन तो मेनली। उसके बाद जो एनआरआई कैंडिडेट है उनको एनआरआई के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करना, वो आपको रखना पड़ेगा। वो आपकी जो है एमसीसी के पोर्टल पे इंफॉर्मेशन बुकलेट में पूरा दिया हुआ है। उसके बाद अगर अब आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट दैट मीन्स जो कोई भी कैटेगरी से अपन बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वो जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको जो एमसीसी की साइट पे जो उसका जो फॉर्मेट दिया हुआ उसी फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ अपलोड करना पड़ेगा या वहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर होता है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। फिर आपका आ जाता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये मैं आपकी क्लियर कर दूं, मेडिकल सर्टिफिकेट जिस कॉलेज में आप, जो कॉलेज आपको अलॉट होता है उस कॉलेज से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा और वहीं से। दूसरा, अगर किसी बच्चे को गैप लगा है, दैट मीन्स 12th के साथ जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनको यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो बच्चे 12th के साथ सिलेक्ट नहीं हुए, 1 ड्रॉप लिया या 2 ड्रॉप लिया, तो उनको अपनी गैप सर्टिफिकेट
उनको अपने जो भी जहाँ से भी जिस स्टेट में वो रहते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं वहाँ कोर्ट से उसको 100 के जो स्टैम्प पेपर है उस स्टैम्प पेपर में वो अपना गैप सर्टिफिकेट इशू करवाएं और वो गैप सर्टिफिकेट कि इसके बीच में उन्होंने क्या किया। बट 12th के बाद अगर बच्चों ने आजकल ड्रॉप लेते हैं, कंटिन्यू अगर आपने बीएससी अगर कुछ आपने स्टडी किया है, गैप नहीं है, कंटिन्यू अगर आपने स्टडी किया है तो उसमें तो आपको गैप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। उस कॉलेज से आप अपनी टीसी मार्कशीट ये रखेंगे। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स एक बार और आप ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, फिर आपका हो गया अलॉटमेंट लेटर, जो रैंक लेटर जो आपकी अलॉटमेंट लेटर आई है वो, फिर आपके 10th 11th 12th की मार्कशीट, फिर आपके हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, फिर माइग्रेशन टीसी माइग्रेशन ये भी चाहिए आपको, और स्कूल का जो भी सर्टिफिकेट है वो चाहिए। तो इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने इससे पहले आपको सारी चीजें बताई है वो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। किसी बच्चे के पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका जो है एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे रखें, रेडी रखें, और इसकी 4 सेट फोटोकॉपी आप करवा के रखें। अपनी वो जो नीट की आपकी फोटोग्राफ्स है वो फोटोग्राफ्स आप 8 कॉपी उसकी रखें, और बहुत अच्छी से अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छी से फाइल करके, और जो भी कॉलेज आपको सीट अलॉट होता है उस कॉलेज में जाके आइदर फिजिकल या आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएं। इस तरह से आप अपनी जो ये काउंसलिंग टाइम है ये लगभग 2 महीने आपको चलेगी, पूरी अगस्त से लेकर सितंबर लास्ट तक। 10th of October टेंटेटिव डेट अभी दिया है कॉलेज में जाके कॉलेज ज्वाइन करने का। तो इस तरह से इस 4 राउंड में ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है वो होगी, और स्टेट की काउंसलिंग की डेट इन्होंने जारी कर दी है कि 13th of August से स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो पैरेलल दोनों चलेगी। तो ऐसा है कि किसी बच्चे को अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया की काउंसलिंग के बाद फर्स्ट राउंड स्टेट की काउंसलिंग होती है, उसके बाद सेकेंड राउंड पहले ऑल इंडिया की होगी फिर स्टेट की होगी, इसी तरह पैरेलल चलेगी। तो सारी इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, या आपकी कोई क्वेरीज है कि कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए, तो बेटा पूरी गुरु कृपा की जो काउंसलिंग टीम है वो आपके लिए एनी टाइम रेडी रहती है। चाहे आप मैसेज कर सकते हैं, अगर हम फोन कॉल कई बार नहीं उठा पाते, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं तो बिजी रहता है, तो उस समय आप फिजिकली आके भी पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम हर तरह से आपको हेल्प करेंगे। फर्दर अगर एमसीसी और कोई इंफॉर्मेशन देता है या उनमें कोई चेंजेस होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो स्टे कनेक्टेड। आप हमारी जो गुरु कृपा की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म, उससे आप कनेक्टेड रहें, और आपकी काउंसलिंग जो भी आपकी रैंक पे जो अच्छी, देखो एक बात मैं और बताती हूँ, आपकी रैंक पे जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वो आपको मिलेगी। इसके लिए ऐसा नहीं है, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि हम आपको बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे। आपकी रैंक में सब कुछ जो एमसीसी की पोर्टल पे सारी जो जितनी भी कॉलेज जिन बच्चों को अलॉट हुई है पूरी लिस्ट जारी होती है रैंक के अकॉर्डिंग। तो आपकी रैंक पे जो आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगी वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। और हम आपको जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उस समय जब एमसीसी जो 4th of August को सीट मैट्रिक्स दे देगी, उसके बाद उस कॉलेज कौन सा कॉलेज कॉलेज कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ, उस कॉलेज की क्या फी है, उसके क्या बॉन्ड है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आप अपडेटेड रहेंगे। बस जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपको हम एक लिंक सेंड करेंगे, कल तक आपको एक लिंक आ जाएगा। आप अपनी जो है टाइम जो स्लॉट बुकिंग करेंगे और काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट होगा। उसके बाद गुरु कृपा G9 ब्लॉक में आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर होगी। तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, एनी टाइम हम आपके साथ आपके लिए हैं। आप बस एक फोन कॉल या एक फिजिकल मीटिंग जो आपकी है उसकी दूरी पर है। तो स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट।